नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्जीनिया वुल्फ का निबंध जुडिथ शेक्सपियर या शेक्सपियर सिस्टर। ये अपने आप में एक निबंध नहीं है। इस वर्जीनिया वुल्फ ने एक बुक लेंथ ऐसे लिखा है, काफ़ी लंबा ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे है, जिसका टाइटल है अ रूम ऑफ वंस ओन। उसमें से ये एक्सेप्ट लिया गया है, यानी उसका एक छोटा सा पार्ट है ये निबंध। जहाँ ये प्रेस्क्राइब्ड है वहाँ ये यहाँ से प्रेस्क्राइब्ड है, लेट मी इमेजिन। और मेरे पास जो ये टेक्स्ट है वो एक सेंटेंस पहले से है। इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल completely and entirely for any woman to have written the plays of Shakespeare in the age of Shakespeare। यानी शेक्सपियर के ज़माने में किसी भी औरत के लिए ये नामुमकिन होता, पूरी तरह, कंप्लीटली एंड एंटायरली, दोनों का मतलब है पूरी तरह नामुमकिन होता शेक्सपियर के नाटकों को लिखना। यानी उस ज़माने में, यानी 16th सेंचुरी में, जिस एज में शेक्सपियर हुआ है, एलिजाबेथन एज में, अगर कोई औरत उतनी ही काबिल होती, उतनी ही इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होती जितना विलियम शेक्सपियर था, तो उसके लिए ये एकदम से इम्पॉसिबल था शेक्सपियर के जैसे नाटकों को लिखना। क्या मजबूरियां रही होंगी उस वक्त औरतों की, और आज भी हैं। आज भी हर जगह पर, हर फील्ड में औरतों के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, और पुराने ज़माने में तो ये कहीं और ज़्यादा था। तो वर्जीनिया वुल्फ ने इमेजिन किया है कि शेक्सपियर की एक बहन रही होगी। मान लेते हैं कि शेक्सपियर की एक बहन थी, मान लेते हैं कि वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट थी, मान लेते हैं कि वो भी शेक्सपियर की तरह घर छोड़कर भाग गई, फिर उसका क्या हश्र हुआ, ये यहाँ पर जानने की कोशिश की है वर्जीनिया वुल्फ ने। आज जब हम इस ऐसे को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो पुराने ज़माने की बात है, आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। आप अगर देखें बम्बई में जिन हीरोइंस ने, जिन एक्ट्रेसेस ने सुसाइड की है क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एक लंबी लिस्ट है। तो ये जो फैक्टर है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, यानी औरतों के साथ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि समाज हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है, आज भी है, और आगे भी इसके पुरुष प्रधान रहने के ही चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस निबंध को। मैंने एक सेंटेंस तो आपको पढ़ ही दिया, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, ये असंभव रहा होता, कंप्लीटली एंड एंटायरली, यानी पूरे तरीके से, फॉर एनी वुमन, किसी भी औरत के लिए, टू हैव रिटन, लिखना, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के नाटक, इन द एज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के युग में। लेट मी इमेजिन, ये यहाँ से शुरू होता है आप लोगों के सिलेबस में। तो लेट मी इमेजिन, मैं कल्पना करती हूँ, चलिए मान लेते हैं, सिंस फैक्ट्स आर सो हार्ड टू कम बाय, क्योंकि जो तथ्य हैं उनको जानना या उनसे परिचित होना या उनको प्रूव करना इतना मुश्किल है। व्हाट वुड हैव हैपेंड, कि क्या हुआ होता, हैड शेक्सपियर हैड अ वंडरफुली गिफ्टेड सिस्टर, अगर शेक्सपियर की एक बहुत ज़्यादा गिफ्टेड माने टैलेंटेड, यानी क्षमतावान, प्रतिभावान बहन रही होती, कॉल्ड जुडिथ, जिसका नाम जुडिथ होता, लेट अस से, हम ये कहते हैं, मान लेते हैं। शेक्सपियर हिमसेल्फ वेंट, शेक्सपियर खुद गया था, वेरी प्रोबेबली, बहुत संभव ये है, हिज मदर वॉज एन हेयरस, क्योंकि उसकी माँ एक उत्तराधिकारिणी थी, यानी उसके माँ के पास पैसा था, टू द ग्रामर स्कूल, कि वो खुद ग्रामर स्कूल में पढ़ने गया था, वेयर ही मे हैव लर्नड लैटिन, जहाँ उसने लैटिन भाषा पढ़ी होगी, ओविड, वर्जिल, होरेस, ये सब रोमन कवि हैं, क्लासिकल ऑथर्स हैं, तो इन सब ऑथर्स को उसने पढ़ा होगा, एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर एंड लॉजिक, और उसने एलिमेंट्स माने तत्व होते हैं, और ग्रामर मीन्स व्याकरण होती है, लॉजिक माने तर्कशास्त्र होता है, तो उसने ग्रामर पढ़ी होगी, तर्कशास्त्र पढ़े होगा, ये सब कुछ हम मान लेते हैं। ही वॉज, वो था, इट इज़ वेल नोन, ये आपको अच्छे से मालूम है, अ वाइल्ड बॉय, एक जंगली लड़का, एक आवारा लड़का, हु पोक्ड रैबिट्स, जो कि खरगोशों को परेशान करता था, उनको कूंचता था, परहैप्स शॉट अ डियर, शायद वो
जो हिरणों को मारता था, शूट करता था हिरणों को, एंड हैड रेदर सूनर देन ही शुड हैव डन, और जितना जल्दी उसको नहीं करना चाहिए था उतनी जल्दी उसने क्या किया, टू मैरी अ वुमन, एक औरत से शादी कर ली, इन द नेबरहुड, अपने पड़ोस में, हु बोर हिम अ चाइल्ड, जिसने उसको उसका बच्चा पैदा कर दिया, रेदर क्विकर देन वॉज राइट, ज़्यादा जल्दी जितना कि ठीक था। यानी जिस उम्र में उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी उस उम्र में अपने से बड़ी औरत से उसने शादी कर ली और उस औरत से बच्चा भी पैदा कर लिया, है ना, पूरा आवारा किस्म का लड़का था। दैट एस्केपेड सेंट हिम टू सीक हिज फॉर्च्यून इन लंडन। अब ये जो उसका एस्केपेड माने एडवेंचर होता है, तो ये जो उसने शरारतें की, बदमाशियाँ की, इनके परिणाम ये हुआ क्योंकि वो तंग आ गया उस लाइफ से, अपने से बड़ी औरत से शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, और इस परिवार चलाना इतना आसान थोड़ी होता है, तो भाग खड़ा हुआ वहाँ से और अपना भाग्य आजमाने ही, सेंट हिम टू सीक हिज फॉर्च्यून माने अपना भाग्य आजमाने वो पहुँच गया इन लंदन में। ही हैड इट सीम्ड अ टेस्ट फॉर द थिएटर, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर थिएटर के प्रति एक टेस्ट था, मतलब कि एक अभिरुचि थी उसके अंदर, मीन्स इंटरेस्ट था उसका थिएटर में। जैसे कि आपने देखा होगा कि लड़के भाग के बम्बई पहुंच जाते हैं, हीरो बनने पहुंच जाते हैं, क्योंकि फिल्में देखते हैं और उनको लगता है कि हीरो बनना बड़ा आसान होता है, तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, बम्बई पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से वो भी घर से भाग गया क्योंकि उसके अंदर थिएटर के प्रति रुचि थी। ही बिगेन बाय होल्डिंग हॉर्सेस एट द स्टेज डोर। ही बिगेन, उसने शुरुआत की, बाय होल्डिंग हॉर्सेस, यानी घोड़े पकड़, जो लोग आते थे वहाँ पर, ऑडियंस, बड़े बड़े लोग आते थे, घोड़ों पर सवार होकर आते थे, तो स्टेज के बाहर, थिएटर के बाहर वो लोग अपने घोड़े खड़े करते थे। अब घोड़ों को संभालने के लिए जितनी देर वो लोग थिएटर देखेंगे तो कोई लड़का चाहिए, तो उसमें शेक्सपियर भी था उन लड़कों में जो बाहर उनके घोड़े थामे रहते थे। बाय होल्डिंग हॉर्सेस यानी घोड़े थामकर, एट द स्टेज डोर, स्टेज के दरवाजे पर या थिएटर के दरवाजे पर। वेरी सून ही गॉट वर्क इन द थिएटर, बहुत जल्दी उसको थिएटर में काम मिल गया। बिकेम अ सक्सेसफुल एक्टर, वो एक सफल अभिनेता बन गया। एंड लिव्ड एट द हब ऑफ द यूनिवर्स, एंड लिव्ड, और वो रहने लगा, एट द हब माने सेंटर होता है, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का, यानी उस वक्त लंदन जो था वो ब्रह्मांड का केंद्र था, तो उस केंद्र पर रहने लगा वो। मीटिंग एवरीबडी, हर किसी से वो मिला। नोइंग एवरीबडी, हर किसी को उसने जाना। प्रैक्टिसिंग हिज आर्ट, उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ऑन द बोर्ड्स, यानी थिएटर में, एक्टिंग में। एक्सरसाइजिंग हिज विट्स इन द स्ट्रीट्स, अपनी एक्सरसाइज माने प्रदर्शित की, हिज विट्स माने अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि, अपनी जो क्षमताएं थी, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। एंड इवन गेटिंग सक्सेस, और यहाँ तक कि उसको सफलता मिली, टू द पैलेस ऑफ द क्वीन, रानी के महल तक पहुँच बनाने में उसको कामयाबी मिली। मीनवाइल हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गिफ्टेड सिस्टर, मीनवाइल इस दौरान, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गिफ्टेड, जो उसकी बहुत ज़्यादा प्रतिभावान बहन थी, लेट अस सपोज, हम ये मानते हैं, रिमेन्ड एट होम, वो घर पर ही रही। शी वॉज एज एडवेंचरस, वो उतनी ही साहसी थी, एज इमेजिनेटिव, उतनी ही कल्पनाशील थी, एज एगोग, उतनी ही उत्सुक थी, कीन, एगोग माने उत्सुक थी, जानने की इच्छुक थी, टू सी द वर्ल्ड, संसार को देखने की, यानी उसके अंदर उतनी ही कीन डिज़ायर थी संसार को देखने की, एज ही वॉज, जितनी कि शेक्सपियर के अंदर थी। बट शी वॉज नॉट सेंट टू स्कूल, लेकिन क्योंकि वो लड़की थी तो उसको स्कूल नहीं भेजा गया। हम कहते हैं ना कि सिर्फ हमारे भारत में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, उनको पढ़ने नहीं भेजा जाता था, उनकी छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थी, उनके साथ बहुत अत्याचार होते थे। तो अब देख लीजिए, ये तो बात इंग्लैंड की हो रही है, तो हमारे देश की महिलाएं या लड़कियां जो इसको पढ़ रही हों तो वो ये सोचकर अफसोस ना करें कि सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, सारी दुनिया में ऐसा हुआ है। देखिए, शी वॉज नॉट सेंट टू स्कूल, उसको स्कूल नहीं भेजा गया। शी हैड नो चांस, उसको कोई मौका नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला, ऑफ लर्निंग ग्रामर, व्याकरण सीखने का, एंड लॉजिक, और तर्क शास्त्र को पढ़ने का। लेट अलोन ऑफ रीडिंग होरेस एंड वर्जिल, लेट अलोन माने छोड़ ही दीजिए,
होरेस और वर्जिल को पढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसको ग्रामर और लॉजिक पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। शी पिक्ड अप वो उठा लिया करती थी एक बुक नाउ एंड देन, किताब यदा कदा, यानी जब कभी कभी, नाउ एंड देन। वन ऑफ हर ब्रदर्स परहैप्स, शायद अपने भाई की एक आध किताब कॉपी उठा लिया करती थी। एंड रेड अ फ्यू पेजेस, और कुछ पेज पढ़ा करती थी। बट देन हर पेरेंट्स केम इन, लेकिन तभी उसके माँ बाप आ जाते थे। एंड टोल्ड हर, और उससे कहते थे टू मेंड द स्टॉकिंग्स, कि वो जो मोजे हैं उनको जरा सही कर दो, यानी फट गए हैं, छेद हो गए हैं तो उनको सुधार दो। और माइंड द स्ट्यू, स्ट्यू माने पका हुआ मांस होता है, यानी कि भाई सिलाई कढ़ाई का काम करो या खाना बनाने का काम करो। एंड नॉट मून अबाउट विद बुक्स एंड पेपर्स, और ये किताब कॉपी इनके साथ अपना वक्त बर्बाद मत करो। मून अबाउट मतलब कि फालतू घूमना, बेकार बर्बाद करना, तो ये सब मत करो, ये तो वक्त की बर्बादी है। यानी लड़कियों के लिए जो उचित काम है वो घर के काम है, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, झाड़ू पोंछा, बर्तन, ये सारे काम होते हैं लड़कियों के। दे वुड हैव स्पोकन शार्पली बट काइंडली, अब वो क्या करते थे, क्या करते होंगे, मतलब इमेजिनेशन ही तो चल रही है, कि उन्होंने तेज बोला होगा, तीखे तरीके से। दे वुड हैव स्पोकन शार्पली, तीखे तरीके से बोला होगा, बट काइंडली, लेकिन दयालुता से बोला होगा, क्योंकि औलाद तो है ही ना उनकी। फॉर दे वर सब्सटेंशियल पीपल, फॉर क्योंकि, देवर वो थे, सब्सटेंशियल पीपल माने समझदार लोग, हु न्यू जो जानते थे, द कंडीशंस ऑफ लाइफ जीवन की परिस्थितियां, फॉर अ वुमन एक महिला के लिए, एंड लव्ड देयर डॉटर और वो अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे। इंडीड वास्तव में, मोर लाइकली देन नॉट, यानी मोर लाइकली का मतलब ज़्यादा संभावना इस बात की है, देन नॉट न होने की, यानी ऐसा ना होने की संभावना कम है, ज़्यादा संभावना इस बात की है। शी वॉज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, कि वो अपने पापा की आंखों का तारा रही होगी। बेटियां अक्सर बाप को ज़्यादा प्रिय होती हैं ना, पापा की परी होती हैं। तो कितना भी मतलब जैसे ये ट्रेडिशनल परिवार होते हैं तो बच्चियों को भले ही बाहर ना निकलने दिया जाए, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाए, लेकिन फिर भी जो पापा लोग हैं वो बेटी को प्यार करते हैं, तो वो अपने पापा की आंखों का तारा रही होगी। परहैप्स शी स्क्रिबल्ड सम पेजेस, परहैप्स शायद, शी स्क्रिबल्ड उसने लिखे होंगे, सम पेजेस कुछ पेज, अप इन एन एप्पल लोफ्ट, लोफ्ट होती है अटारी या फिर चर्च की जो गैलरी होती है। अब यहाँ पर दिया है एप्पल लोफ्ट का, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सेब का पेड़ है उसकी डाली पर बैठकर, या फिर सेब के बगीचे में बैठकर, है ना, कहीं ऐसी जगह बैठकर जहाँ उसको कोई देख ना ले। तो इन एन एप्पल लोफ्ट ऑन द स्लाई, ऑन द स्लाई का मतलब होता है छुप कर लिखे होंगे कुछ पेज। बट वॉज केयरफुल, लेकिन उसने ये ध्यान रखा होगा, टू हाइड दैम उनको छुपाने का, जो कागज लिखे हैं उनको छुपाने का ध्यान रखा होगा। और सेट फायर टू दैम, या फिर उनमें आग लगा दी होगी कि कोई देख न ले कि वो लिखती भी है। सून जल्दी ही, हाउएवर किंतु, बिफोर शी वॉज आउट ऑफ हर टीन्स, इससे पहले कि वो अपनी टीन्स से बाहर आती, मतलब कि 19 साल तक होते हैं ना, 13 से शुरू होकर 19 तक टीनेज कहलाती है। तो अपनी किशोरावस्था से इससे पहले कि वो वापस आती, बाहर आती, यानी कि 20 साल की होती, इससे पहले शी वॉज टू बी बिट्रोथड, मतलब उसकी सगाई होनी थी। टू द सन, बेटे से, किसके बेटे से, ऑफ अ नेबरिंग वूल स्टेपलर, नेबरिंग माने पड़ोस के, वूल ऊन का काम अक्सर होता ही है, ठंडे देशों में भेड़ें पाली जाती हैं और ऊन का काम होता है। स्टेपलर वही व्यापारी जो ऊन काटते हैं, उनको सफाई करवाना, धागा बनाना, तो जो ऊन का काम करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, उनके व्यापारी जो कि उसके पड़ोस में रहते थे, तो उनके बेटे से उसकी सगाई तय कर दी गई। शी क्राइड आउट, वो रोई। अब इतनी जल्दी इस एज में, अब किसी बच्ची को मान लो लिखने पढ़ने का शौक हो और इतनी कम एज में उसकी शादी की बात चले तो एकदम घुटन सी होती है।
है ना। सिंपली तो जिस बच्ची को पढ़ने लिखने में जिसका मन नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी शादी की बात चले तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल लड़की है, उसको पढ़ने का शौक है, तो जाहिर सी बात है कि उसको एकदम प्रॉब्लम हुई, घबराहट हुई और वो रोई। शी क्राइड आउट दैट मैरिज वॉज हेटफुल टू हर, कि उसको शादी से नफरत थी। एंड फॉर दैट, और उसके फॉर दैट शी वॉज सीवियरली बीटन बाय हर फादर, और इस बात के लिए उसको उसके पिता के द्वारा बहुत कठोरता से पीटा गया। अच्छा, जो फादर लोग होते हैं इस बात को लेकर बड़े अड़ियल होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मोस्टली इसमें जो बेटी की शादी है वो एक प्रेस्टीज इशू होता है फादर्स के लिए। यानी बेटी की शादी अपनी जाति में, अपने धर्म में, अपने बिरादरी में होनी चाहिए, और फादर और पेरेंट्स की मर्जी से होनी चाहिए। अगर बेटी का कोई अफेयर है, या वो लव मैरिज करना चाहती है, या अपनी बिरादरी के बाहर शादी करना चाहती है, तो वो उनके लिए असहनीय हो जाता है। और हमारे यहाँ मर्डर कर दिए जाते हैं ऐसी लड़कियों के जो कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं। तो अब यहाँ पर भी स्थिति वैसी ही है। ये सिर्फ हमारे यहाँ या फिर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ ऐसा नहीं है। यूरोप भी कोई बेहतर नहीं है, कहीं भी जहाँ भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है सभी जगह ये हाल है। तो अब ऊपर बताया गया है कि वो अपने पिता की आंखों का तारा थी, लेकिन जब बात आई शादी की तो पिताजी ने भी उसको पीटा। मतलब गुरेज नहीं करते बेटियों को भी पीटने से इस बात को लेकर। Then he ceased to scold her। अब एक दूसरा फंडा, मतलब एक स्ट्रेटेजी काम नहीं आती। अब पीटोगे तो बेटी भी इस एज पे आके अड़ियल हो जाती है, तो पीटने से वो बाज नहीं आई। तो अब दूसरा तरीका उसके फादर ने अपनाया। ये भी तरीका बहुत अपनाया जाता है फादर्स के द्वारा। Then he ceased, तब उन्होंने बंद कर दिया टू स्कोल्ड हर, उसको डांटना। अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या अपनाई? ही बेग्ड हर, उन्होंने भीख मांगी उससे। इंस्टेड, इसकी बजाय, नॉट टू हर्ट हिम, कि बेटा हमें दुख ना पहुंचाओ। नॉट टू शेम हिम, देखो हमारा सिर ना झुकाओ समाज में। इन दिस मैटर ऑफ हर मैरिज, तुम्हारे शादी ब्याह के मामले में बेटा हमारा सर ना समाज में झुकाओ, हमें बेइज्जत मत करो। ऐसे उन्होंने भीख मांगी। ही वुड गिव हर अ चेन ऑफ बीड्स और अ फाइन पेटीकोट, ही सेड, उन्होंने ये कहा देखो बेटा तुम्हारे लिए खूब गहने बनवाएंगे, तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, है ना, ये उन्होंने कहा। एंड देयर वर टीयर्स इन हिज आइज, और उनकी आंखों में आंसू थे। अब पिता लोग जब रोने लगते हैं तो बेटियां पिघल जाती हैं। अक्सर ये होता है कि बहुत कम ही बेटियां होती हैं कि जो ऐसी स्थिति में अपने पिता की बात न माने और उनके कहे के अनुसार जहां वो बोलें उस जगह शादी ना करें। तो अब उनकी आंखों में आंसू थे। हाउ कुड शी डिसोबे हिम, अब वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन, उनके हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकती थी। हाउ कुड शी ब्रेक हिज हार्ट, वो उनका दिल कैसे तोड़ सकती थी। द फोर्स ऑफ हर ओन गिफ्ट एलोन ड्रोव हर टू इट, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसने उसको बाध्य कर दिया, उसको मजबूर कर दिया अपने पिता का दिल तोड़ने के लिए, अपने पिता का हुक्म न मानने के लिए। और वो क्या ताकत थी, ये सवाल आपसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो क्या ताकत थी। जबकि ऐसी कंडीशन में तो एक बेटी नॉर्मली झुक जाती है कि ठीक है पिताजी आप जहाँ कहें वहाँ मैं शादी कर लूँगी। लेकिन वो क्या ताकत थी? द फोर्स ऑफ हर ओन गिफ्ट, यानी वो ताकत थी उसकी अपनी प्रतिभा की, उसके अंदर जो टैलेंट था लिखने का, पढ़ने का और एक्टिंग करने का, वो जो गिफ्ट था उसके अंदर, टैलेंट था, उसकी ताकत एलोन, केवल, ड्रोव हर टू इट, ड्रोव माने कंपेल्ड, हर टू इट, उसको इस काम के लिए बाध्य कर दिया कि उसने अपने बाप की बात नहीं मानी। अब उसने क्या किया? शी मेड अप अ स्मॉल पार्सल, उसने एक छोटी सी पोटली बनाई ऑफ हर बिलोंगिंग्स, अपने सामान सट्टे की। सेट हर सेल्फ डाउन बाय अ रोप, और एक रस्सी के सहारे निकल गई वन समर्स नाइट, एक गर्मी की रात को चुपचाप घर से निकल गई।
एंड टुक द रोड टू लंदन, और लंदन का रास्ता पकड़ लिया। शी वॉज नॉट 17, इस उम्र में जब वो निकली घर से उसकी उम्र 17 साल भी नहीं थी। द बर्ड्स दैट सेइंग इन द हैज वर नॉट मोर म्यूजिकल देन शी वॉज। अब द बर्ड्स, जो चिड़ियाँ, एक सेइंग माने गा रही थीं, दैट सेइंग इन द हैज माने झाड़ियों में, वर नॉट मोर म्यूजिकल, वो ज़्यादा म्यूजिकल नहीं थी, देन शी वॉज, जितनी वो थी, यानी उससे ज़्यादा म्यूजिकल नहीं थी। आज वो अपने घर से बाहर निकली, उसने आज़ादी को महसूस किया और उस आज़ादी में उसने दिल खोलकर सांस ली और वो गुनगुनाने लगी, गाने लगी, आज़ाद होकर चिड़ियों की तरह वो गाने लगी। शी हैड द क्विकेस्ट फैंसी, उसकी जो कल्पना शक्ति थी वो बहुत क्विक थी, यानी शार्प थी। क्विकेस्ट माने सबसे ज़्यादा शार्प थी। अ गिफ्ट लाइक हर ब्रदर्स, ये जो उसमें गिफ्ट था और ये जो उसमें टैलेंट था, प्रतिभा थी, वो अपने भाई के जैसी थी। यानी शेक्सपियर को आप जानते हैं, शेक्सपियर के ड्रामाज आपने मेरे साथ पढ़े हैं, 5-6 ड्रामा मैं अपलोड कर चुकी हूँ विलियम शेक्सपियर के, तो आप देखते ही हैं कि कितना उसकी इमेजिनेशन कितनी तेज काम करती है, तो वैसी ही उसकी भी थी इमेजिनेशन। फॉर द ट्यून ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की जो ट्यून होती है, शब्दों में एक म्यूजिक होता है, एक संगीत होता है, उसके प्रति वो बहुत कल्पनाशील थी, तो वो गाने लगी, गुनगुनाने लगी, शब्दों को महसूस करने लगी अपने घर से निकलते ही। लाइक हिम शी हैड अ टेस्ट फॉर द थिएटर, लाइक हिम उसी की तरह, अपने भाई की ही तरह, विलियम शेक्सपियर की तरह, शी हैड अ टेस्ट, उसके अंदर रुचि थी, फॉर द थिएटर, थिएटर के प्रति, यानी रंगमंच के प्रति। शी स्टूड, वो जाकर खड़ी हो गई, एट द स्टेज डोर, यानी स्टेज के दरवाजे पर, थिएटर के दरवाजे पर, जैसे शेक्सपियर खड़ा हुआ था। शी वॉन्टेड टू एक्ट, वो अभिनय करना चाहती थी। शी सैड, उसने कहा, वहाँ जाकर लोगों से कहा कि मुझे भी थिएटर में एक्टिंग करनी है। अब देखिए लोगों का रिएक्शन कैसा होता है औरतों के प्रति, हमेशा यही होता है, चाहे वो पुरुषों से बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं, लेकिन रिएक्शन यही होता है, ये औरतें ये काम करेंगी, अच्छा अब ये पढ़ाएंगी, अरे ये घर को ही संभाल लें वही बहुत है, ये कहाँ से ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाएंगी, ऐसा मैंने लोगों को कहते सुना है, भले ही उनसे बेहतर पढ़ा दें औरतें। तो अब देखिए क्या रिएक्शन था। मैन लाफ्ड इन हर फेस, उसके मुंह पर लोग हंसे, है ना, उसके सामने के सामने लोग हंसे। द मैनेजर, जो वहाँ थिएटर का मैनेजर था, अ फैट, एक मोटा, लूज लिप्ड, ढीले होठों वाला, लटके हुए होठ, मोटे मोटे होठ, लिप्ड मैन, गफॉर्ड मैन मुंह फाड़ के हंसा, अरे भैया ये एक्टिंग करेंगी देखो तो। ही बेलोड समथिंग about poodles dancing and women acting. He bellowed माने वो दहाड़ा, जोर से बोला, यानी poodles होते हैं कुत्ते, डांसिंग जैसे कुत्तों का नाचना और औरतों का एक्टिंग करना, अभिनय करना, भैया एक जैसा काम है। अगर औरतें एक्टिंग कर लेंगी तो फिर कुत्ते नाच भी लेंगे, ये समझ लो। ये एक रेफरेंस है, सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि भैया औरतें अगर प्रीचिंग कर रही हैं, औरतें अगर भाषण दे रही हैं किसी टॉपिक पर, तो ये वैसा ही है जैसे कुत्ता पिछली 2 टांगों पर खड़ा हो रहा हो, तो वो अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है अपनी पीछे की 2 टांगों पर कुत्ता। लेकिन अगर आप किसी कुत्ते को 2 टांगों पर खड़ा देखें तो आपको देखकर ही सरप्राइज होगा, अरे कुत्ता 2 टांगों पर भी खड़ा हो लेता है, भाई वो ढंग से खड़ा ना हो पाए। वैसे ही अगर औरतें हैं, अगर वो किसी टॉपिक पर बोल रही हैं, भाषण दे रही हैं, तो आप भले ही उनका भाषण अच्छा ना हो, लेकिन आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि अरे ये भी भाषण दे लेती हैं, ये भी किसी टॉपिक पर बोल लेती हैं। तो ये सैमुअल जॉनसन का एक स्टेटमेंट है, तो उसका रेफरेंस है यहाँ पर कि कुत्तों का नाचना और औरतों का एक्टिंग करना भैया बराबर है ये तो। नो वुमन, ही सेड, उसने कहा कि कोई भी औरत नहीं, कुड पॉसिबली बी एन एक्ट्रेस,
एक अभिनेत्री नहीं हो सकती। उस वक्त औरतों के रोल भी लड़के ही किया करते थे, पुरुष ही किया करते थे। तो औरतों का एक्टिंग करना ये तो इमेजिनेशन से बाहर की बात थी, कल्पना से बाहर की बात थी कि कोई औरत स्टेज पर आकर एक्टिंग भी कर सकती है। तो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ही हिंटेड यू कैन इमेजिन वॉट, उसने इशारा किया और आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या इशारा किया होगा उसने। शी कुड गेट नो ट्रेनिंग इन हर क्राफ्ट, कि उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल सकती थी इस कला में। यानी लड़कों को, पुरुषों को तो ट्रेनिंग दी जाती है एक्टिंग की, सिखाया जा सकता है कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, इस तरीके से अभिनय करो, लेकिन औरत को कौन ट्रेनिंग देगा और कहाँ उसने ट्रेनिंग ली होगी, कहाँ सीखा होगा? पॉसिबल ही नहीं है एक्टिंग करना औरतों के लिए। तो ऐसा उसने कमेंट किया। कुड शी इवन सीक हर डिनर इन अ टैवर्न, यानी क्या वो टैवर्न होती है सड़क किनारे जो सराय होती हैं यात्रियों के ठहरने के लिए, हमारे यहाँ जैसे धर्मशाला होती हैं, तो सराय, क्या शी कुड इवन सीक, क्या वो, सीक माने तलाश करना होता है, डिनर शाम का भोजन, और टैवर्न माने सराय, तो क्या वो सराय में रात को भोजन कर सकती थी और रोम द स्ट्रीट्स एट मिडनाइट, या फिर आधी रात को गलियों में घूम सकती थी जैसा कि पुरुष कर लेते हैं, कहीं भी चले जाएं रातों को। और यहाँ तो अगर महिला रातों को घूमेगी तो क्या क्या हो सकता है उनके प्रति, और क्या क्या हो रहा है आप रोजाना अखबार में पढ़ते ही हैं। यट हर जीनियस वॉज फॉर फिक्शन, फिर भी लोगों ने उसे ऐसे सवाल किए, लेकिन उसके अंदर तो जीनियस था, प्रतिभा थी फिक्शन की, यानी कहानियां लिखने की। एंड लस्टेड टू फीड एबंडेंटली अपॉन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वेमेन एंड द स्टडी ऑफ देयर वेज, तो उसके अंदर प्रतिभा थी कहानी लिखने की। एंड लस्टेड माने उसको एक भूख थी, लस्ट माने लालच होता है, भूख होती है। टू फीड एबंडेंटली, यानी फीड माने भोजन करना, एबंडेंटली बहुतायत में, और यहाँ फीड का मतलब समझना, पढ़ना, अध्ययन करना। अपॉन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुषों, आदमी और औरत के जिंदगियों का जो कहानियाँ होती हैं उसमें क्या है, कुछ लोगों की जिंदगी का ही तो अध्ययन होता है, उनके बारे में लिखा जाता है, तो यही तो वो करना चाहती थी, लोगों के बारे में लिखना चाहती थी। एंड द स्टडी ऑफ देयर वेज, और उनके वेज माने तौर तरीके, उनके तौर तरीके के बारे में अध्ययन करना चाहती थी और लिखना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। तो यही तो वो चाहती थी और यही बाकी एक्टर्स करते थे। एट लास्ट, अंत में, फॉर शी वॉज वेरी यंग, क्योंकि वो बहुत युवा थी, 17 साल की लड़की, आप जानते हैं इस एज पर, टीनेज में हर लड़की खूबसूरत होती है, और भाई यूरोपियंस तो ऐसे भी खूबसूरत होते हैं, गोरे होते हैं। तो शी वॉज वेरी यंग, ऑडली लाइक शेक्सपियर द फेस, द पोइट इन हर फेस, यानी ऑडली मतलब थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ, लाइक शेक्सपियर, शेक्सपियर की तरह ही थी, द पोइट जो कि कवि था, इन हर फेस उसका चेहरा, तो शेक्सपियर का चेहरा आपने देखा ही है, कितने शार्प उसके फीचर्स हैं, तो ऐसे ही शार्प फीचर्स उसके भी थे, वो भी खूबसूरत थी। विद द सेम ग्रे आईज, वही भूरी आंखें, एंड राउंडेड ब्रोज, और गोल गोल उसकी आईब्रोज, भौहें, गोल चेहरा खूबसूरत। एट लास्ट, अंत में, तो ऐसी खूबसूरत लड़की जिसका कोई नहीं है, अकेली लड़की घूम रही है, तो क्या होगा उसके साथ, देखिए वही हुआ। एट लास्ट, अंत में, निक ग्रीन, इसका नाम याद रखिएगा, शैतान का, बदमाश, नालायक, 2 लगाएं इसको जूते। तो निक ग्रीन द एक्टर मैनेजर, जो कि एक्टर भी था और मैनेजर भी था, यानी स्टेज का, वहाँ थिएटर का मैनेजर भी था और वहाँ पर एक्टिंग भी किया करता था। टुक पिटी, उसको दया आ गई। अब दया कैसी आई देखिए, ऑन हर, उस पर दया आ गई साहब जूडिथ शेक्सपियर पर। अब क्या हुआ, शी फाउंड हर सेल्फ विद चाइल्ड बाय दैट जेंटलमैन, देखिए क्या दया की उसने, उसके बच्चा हुआ उस आदमी से, मतलब प्रेग्नेंट हो गई। एंड सो, और आपने इस तरीके के बहुत सारे वाकये सुने होंगे जो अक्सर लड़कियां
एक्टिंग के बहाने या फिल्मों में काम दिलाने के बहाने लोग ले जाते हैं, ऐसे भी काम दिलाने के बहाने ले जाते हैं और उनको उनके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फिर उनको बेच देते हैं। और क्या हश्र होता है उनका। रोज़ अखबार में आती हैं ऐसी घटनाएं, आम हैं, रोज़ाना हज़ारों लड़कियों के साथ ये होता है। तो बस वो प्रेग्नेंट हो गई। एंड सो who shall measure the heat and violence of the poet's heart when caught and tangled in a woman's body? बड़ी अच्छी सी लाइन है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया था कि who shall measure, कौन माप सकता है, कौन तौल सकता है, the heat, उस गर्मी को, and violence, और हिंसा को, of the poet's heart, जो एक कवि के दिल में होती है, when caught, जब वो जकड़ लिया जाता है, entangled, और वो फंस जाता है, in a woman's body, एक औरत के शरीर में। यानी जो हार्ट है वो पोइट का हार्ट है, एक पोइटिक हार्ट है, कवि का हृदय है, और वो फंस कहाँ गया है, एक औरत के शरीर में। वो अपना एक्सप्रेशन चाहता है। जो इस तरीके का इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, जो पोइटिक हार्ट होता है, वो अपनी अभिव्यक्ति चाहता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। अपने आप अंदर से पोइट्री निकलती है। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं, वो मतलब जानबूझकर ऐसा नहीं करते, उनके हृदय से ही पोइट्री निकलती है। क्या करें आखिर, वो उनके अंदर वो हृदय फड़फड़ाता है, अपने आप को बाहर निकालना चाहता है। जैसे एक पंछी हो, वो पिंजरे में फंसा हुआ हो और फड़फड़ा रहा है, बाहर निकलने को तड़प रहा है। तो क्या तड़प होती है उस पोइटिक हार्ट में जो एक औरत के दिल में फंस गया हो। तो वही तड़प थी, उसको कोई नाप नहीं सकता। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, एक बड़ा अच्छा सा गाना भी है कवि प्रदीप का। तो यही हाल था उसके भी दिल का। बेचारी वहाँ से निकल कर आई और यहाँ आकर भी वो फंस गई। यहाँ भी उस मैनेजर ने उसके साथ सिंपैथी दिखाई और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। तो क्या किया फिर फाइनली, और ऐसा होता है या तो वो खुद को मार लेती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ सुसाइड करती हैं ऐसे केसेस में। किल्ड हर सेल्फ, उसने मार डाला अपने आप को। वन विंटर्स नाइट, एक सर्दी की रात में। एंड लाइज बरीड, और वो कहीं दफन पड़ी हुई है। एट सम क्रॉस रोड्स, किसी चौराहे पर। वेयर, जहाँ द ओमनी बसेस, ओमनी बस हैं नाउ आजकल स्टॉप, रुकती हैं। आउटसाइड, बाहर। द एलिफेंट एंड कैसल, ये एक एरिया है लंदन का, बहुत पॉश इलाका है, अच्छा एरिया है। तो उस एरिया के बाहर वैसे यहाँ पर दारू वारू मिलती है, पब्स बहुत हैं इस एरिया में, एलिफेंट एंड कैसल नाम से जो एरिया है लंदन का। तो उसके किसी चौराहे के नीचे वो जूडिथ शेक्सपियर दफन पड़ी हुई है और आज वहाँ आकर बसें रुकती हैं उस चौराहे पर, और ये उसका अंत हुआ। दैट मोर और लेस, कम या ज़्यादा, यही इज़ हाउ द स्टोरी वुड रन, मतलब कहानी हुई होती। यानी ये तो कल्पना ही तो की है वर्जीनिया वुल्फ ने। ऐसी कोई बहन के बारे में हम जानते तो है नहीं, इतिहास में नहीं हुई, शेक्सपियर की कोई बहन नहीं थी। लेकिन अगर होती तो कमोबेश उसकी यही कहानी होती। आई थिंक, मुझे लगता है, इफ़ अ वुमन इन शेक्सपियर्स डे हैड शेक्सपियर्स जीनियस, कि अगर शेक्सपियर के ज़माने में किसी औरत के अंदर शेक्सपियर की जैसी प्रतिभा रही होती तो उसका यही हश्र होता। तो कुछ जगह पर सिर्फ इतना है सिलेबस में, यहीं तक मैंने ये मार्क कर दिया है। लेकिन मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा और आगे तक है, तो अगर नहीं भी है आपके सिलेबस में तो भी इसको थोड़ा आगे तक पढ़ लीजिए, आपको आइडियाज़ मिलेंगे और आपको अपने सवालों के जवाब लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो बंद कर दीजिए, जिनका इंटरेस्ट हो वो आगे पढ़ लें। बट फॉर माई पार्ट आई एग्री विद द डिसीज्ड बिशप, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मैं उस मृतक बिशप से सहमत हूँ। इफ़ सच ही वॉज, इट इज़ अनथिंकेबल दैट एनी वुमन इन शेक्सपियर्स डे शुड हैव हैड शेक्सपियर्स जीनियस।
कि वो ये मानता है और वो ये सोचता है, बिशप, और मैं उससे परिचित हूँ, कि ये अनथिंकेबल है, यानी ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता कि शेक्सपियर के ज़माने में किसी औरत के अंदर शेक्सपियर जैसी प्रतिभा हो सकती थी। फॉर जीनियस लाइक शेक्सपियर्स इज नॉट बोर्न एमंग लेबरिंग अनएजुकेटेड एंड सर्वाइल पीपल। फॉर, क्योंकि जीनियस प्रतिभाएं लाइक शेक्सपियर की जैसी इज नॉट बोर्न पैदा नहीं होती, एमंग लेबरिंग यानी उन लोगों के बीच जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं यानी अशिक्षित होते हैं, एंड सर्वाइल पीपल या फिर सेवा करने वाले लोग होते हैं। ऐसा ये जो प्रेजुडिस हैं ये हर युग में, हर देश में, हर काल में इस तरीके के कुछ प्रेजुडिस रहे हैं, पूर्वाग्रह होते हैं कि अच्छा इस बिरादरी के लोग भी पढ़ाएंगे, अच्छा इस बिरादरी के लोग भी ये काम करेंगे, ये कब से ये काम करने लगे। तो जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो अशिक्षित लोग हैं उनमें ऐसी प्रतिभा हो ही नहीं सकती। इट वॉज नॉट बोर्न इन इंग्लैंड एमंग द सैक्सन्स एंड ब्राइटन्स। तो ये कुछ खानदान रहे हैं, कुछ डायनेस्टीज रही हैं, सेक्शंस, ब्राइटन्स। तो इन लोगों के ज़माने में इंग्लैंड में कोई ऐसी प्रतिभा पैदा नहीं हुई। इट इज़ नॉट बोर्न टुडे, यानी आज भी ऐसी कोई प्रतिभा पैदा नहीं होती एमंग द वर्किंग क्लासेस, यानी मजदूर वर्ग के बीच में। जबकि ऐसा नहीं है, पैदा होती हैं, लेकिन लोगों के प्रेजुडिस का क्या करें, उनके पूर्वाग्रहों का क्या करें। हाउ देन कुड इट हैव बीन बोर्न एमंग विमेन। तो भैया औरतों में ऐसी प्रतिभा कहाँ से हो सकती थी। हुज वर्क बिगेन, जिनका कि काम शुरू हो जाता है, औरतों से मतलब लड़कियों से काम लेना शुरू कर देते हैं लोग। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ट्रेवेलियान के अनुसार ऑलमोस्ट बिफोर दे वर आउट ऑफ द नर्सरी, इससे पहले कि वो नर्सरी से बाहर आती हैं, यानी बच्चियों से तो शुरू से ही काम करवाना शुरू कर देते हैं। बेटा है वो तो खेलता रहेगा, और बेटी है तो बेटी जरा झाड़ू लगा दे, बेटी जरा मम्मी के संग किचन में काम करवा दे, है ना, कपड़े धुलवा दे, कपड़े सुखवा दे। तो बेटियों के काम तो नर्सरी से ही शुरू हो जाते हैं। हु वर फोर्स टू इट, जिनको इस काम के लिए मजबूर किया जाता है बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के द्वारा, एंड हेल्ड टू इट बाय ऑल द पावर ऑफ लॉ एंड कस्टम, एंड हेल्ड टू इट, और उससे जोड़ कर रखा जाता है, उसी पर फोकस रखा जाता है। यानी शुरू से माँ बाप काम की आदत डालते हैं, पराए घर जाना है तुम्हें, काम सीख लो, वहाँ हमारी नाक कटाओगी, खाना बनाना सीख लो, तो शुरू से यही रहता है। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, हमारे ज़माने में तो यही था कि सास तेरे सर में हड़िया दे के मारेगी अगर तूने ये काम नहीं सीखा, है ना, ज़बरदस्ती लड़कियों को सिखाया ही जाता था, काम करवाया ही जाता था। तो अब उनको हेल्ड टू इट, यानी उसी पर रखा जाता है, काम पर लगाया जाता है, बाय ऑल द पावर, सारी ताकत के द्वारा, ऑफ लॉ, कानून की, एंड कस्टम, और रीति रिवाजों की। Yet genius of a sort must have existed. फिर भी इस प्रकार की प्रतिभाएं अस्तित्व में रही होंगी among women, औरतों के बीच, as it must have existed, जैसा कि ये अस्तित्व में रही होंगी among the working classes, कामगार वर्गों के बीच में भी। अगर आपने वो पोएम पढ़ी है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, वहाँ भी टॉमस ग्रे ये बात कहता है कि ये जो मजदूर किसान, गरीब किसान हैं जो यहाँ पर दफन पड़े हैं, इनमें से भी कोई व्यक्ति मिल्टन जैसा पोइट हो सकता था, ओलिवर क्रोमवेल जैसा नेता हो सकता था। हिस्ट्री के कई एग्जाम्पल देके वो बताता है कि ऐसा कवि हो सकता था, म्यूजिशियन हो सकता था, नेता हो सकता था, राजा हो सकता था, अगर उनको मौका मिलता। तो यही बात यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ कह रही है कि जो वर्किंग क्लासेस हैं उनके बीच भी ऐसी प्रतिभाएं अस्तित्व में रही होंगी, उनका एग्जिस्टेंस रहा होगा। नाउ एंड अगेन, यानी जब तब, नाउ एंड अगेन जब तब, कभी कभी, एन एमिली ब्रोंटी और अ रॉबर्ट बर्न्स, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑथर्स रहे हैं और बहुत सामान्य परिवार से रहे हैं। ब्लेजेस आउट माने जलता हुआ सामने आता है, सामने आके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। ब्लेज माने वैसे जलना होता है, लेकिन यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, अपनी कैपेसिटी दिखाता है ना, अपना टैलेंट दिखाता है। एंड प्रूव्स, और साबित करता है, इट्स प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति को। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चय ही,
इट नेवर गॉट इटसेल्फ ऑन टू पेपर, इसने कभी अपने आप को कागज़ पर नहीं लाया, यानी अपने आप को समाज के सामने ये प्रतिभाएं नहीं लाईं, हालांकि ये समाज में रहे, क्योंकि उनको कागज़ पर अपने आप को दिखाने का मौका ही नहीं मिला। When however one reads, however माने लेकिन, when जब one reads एक व्यक्ति पढ़ता है, of a witch being drugged, जब एक विच को, विच माने चुड़ैलें होती हैं, उनको डग्ड माने उनको सजा दी जा रही होती है। चुड़ैल औरतों को कई बार चुड़ैल साबित कर दिया जाता है और उनको जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, बहुत बुरी सजा दी जाती है। तो समाज में ऐसा होता है, जब भी कोई औरत समाज के खिलाफ जाती है या अपना सर उठाती है, आज भी, हालांकि ये रेयर है, पहले बहुत होता था कि कोई भी औरत जब चर्च के खिलाफ बोल दे, धर्म के खिलाफ बोल दे या अपने रीति रिवाजों के खिलाफ बोल दे, तो उसको चुड़ैल साबित कर दिया जाता था और उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो जब कोई चुड़ैल को दंडित होते हुए सुनता है, ऑफ अ वुमन पजेस्ड ऑफ डेविल्स, या फिर ऐसा सुनाई देता है कि किसी औरत पर भूत आ गए, पिशाच आ गए, ऑफ अ वुमन सेलिंग हर्ब्स, या फिर किसी औरत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जड़ी बूटियां बेच रही है, और इवन ऑफ अ वेरी रिमार्केबल मैन, या फिर किसी औरत के बारे में ऐसा कहा जाता, किसी आदमी के बारे में जो कि बहुत उल्लेखनीय है, उसके बारे में कहा जाता है हु हैड अ मदर, यानी जिसकी एक माँ थी, यानी वो अपनी माँ की वजह से रिमार्केबल व्यक्ति बना। देन आई थिंक, तब मैं सोचती हूँ, वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ अ लॉस्ट नॉवलिस्ट, तो हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ एक नॉवलिस्ट खो गया, एक उपन्यासकार खो गया, यानी जिसको जलाया गया वो औरत एक उपन्यासकार हो सकती थी, या जिस पर भूत प्रेत का साया बताते हैं लोग, वो एक उपन्यासकार हो सकती थी। और क्या हो सकती थी? अ सप्रेस्ड पोइट, सप्रेस्ड माने दबाया गया, एक ऐसा कवि जिसको दबाया गया, ऑफ सम म्यूट एंड इनग्लोरियस जेन ऑस्टिन, या फिर वो एक ऐसी जेन ऑस्टिन रही जो कि म्यूट, शांत हो गई, इनग्लोरियस जिसको कि फेम नहीं मिली। जेन ऑस्टिन को तो बाद में फेम मिल गई, लेकिन ये सारी औरतें जिनके बारे में हम सुनते हैं कि एक चुड़ैल को जलाया गया, या फिर एक औरत पे भूत प्रेत आ गए इसलिए उसको पागल खाने में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, तो ऐसी औरतें अक्सर वो जीनियस होती हैं, और वो अगर उनको मौका मिलता तो वो नॉवेलिस्ट बनती, पोइट बनती और बहुत फेमस होती। सम एमिली ब्रॉन्टी हु डैश्ड हर ब्रेन्स आउट ऑन द मूर, यानी इनमें से कोई एक एमिली ब्रॉन्टी हो सकती है इन औरतों में से, हु डैश्ड हर ब्रेन्स आउट, जिसने अपना माथा फोड़ लिया, अपना सर फोड़ लिया, ऑन द मूर यानी बंजर जमीन पर, और मॉब्ड, या फिर वो आंसू पोंछती फिर रही थी, और मोड अबाउट, ये मोड अबाउट भी वही है कि होंठ बाहर निकाल के रोना, है ना, तो होंठ बाहर निकाल कर रो रही थी, आंसू पोंछती फिर रही थी। अबाउट द हाईवेज यानी सड़कों पर, क्रेज्ड पागल होकर, विद द टॉर्चर यानी अत्याचार से, दैट हर गिफ्ट हैड पुट हर टू, जो उसकी प्रतिभा की वजह से उसको सहना पड़ा। तो अगर ऐसी कोई औरत आपको घूमती हुई मिल रही है जिसे अपनी प्रतिभा की वजह से ये सारा टॉर्चर सहना पड़ा, रोती फिर रही है, तो यानी ये समाज का एक नुकसान है, इतिहास का एक नुकसान है, साहित्य का एक नुकसान है। वो एक अच्छी नॉवलिस्ट, एक अच्छी पोइट हो सकती थी। इंडीड, वास्तव में, आई वुड वेंचर, मैं हिम्मत कर सकती हूँ, टू गैस, ये अंदाज़ा लगाने की, दैट के एनन, एनन का मतलब एनोनिमस, कुछ कविताओं के कुछ कहानियों के नीचे आपने लिखा देखा होगा एनोनिमस या एनन, यानी जिसके लेखक का नाम नहीं है, अनाम हिंदी में कह सकते हैं, अनाम। हु रोट सो मैनी पोइम्स, यानी उस अनाम, वो अनाम जिसने कि इतनी सारी कविताएं लिखी, विदाउट साइनिंग दैम, बिना उन पर साइन किए हुए, अपना नाम लिखे हुए, वॉज ऑफन अ वुमन, अक्सर वो एक औरत ही रहा होगा, औरत ही रही होगी जिसने कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, लेकिन उनके नीचे अपना नाम नहीं लिखा। इट वॉज अ वुमन
ये एक औरत ही थी, एडवर्ड फिट्जराल्ड आई थिंक सजेस्टेड, हु मेड द बैलेड्स एंड द फोक सॉन्ग्स। यानी एडवर्ड फिट्जराल्ड ने सजेस्ट किया, जिसने कि बैलेड्स लिखी, फोक सॉन्ग्स यानी लोकगीत लिखे, क्रूनिंग दैम यानी उनको गुनगुनाया गाया, टू हर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए, बिगाइलिंग हर स्पिनिंग विद दैम, बिगाइलिंग माने वक्त गुजारा अपना स्पिनिंग का यानी चरखा काटने का, विद दैम उन गीतों को गुनगुनाते हुए, और द लेंथ ऑफ द विंटर्स नाइट या फिर लंबी जाड़े की रातें उसने उन गानों को गाते हुए गुनगुनाते हुए बैलेड्स को गाते हुए काटी। यानी उनमें इतनी प्रतिभा थी कि खुद उन्होंने वो गीत लिखे, बनाए और गाए, गुनगुनाए, और आगे चल के वो फोक सॉन्ग्स की शक्ल में, जो लोकगीत हैं या लोक ज्ञान हैं, उसके रूप में वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए, कहीं लिखे हुए नहीं हैं। तो जितना भी फोक सॉन्ग्स हैं, जितना भी लोक ज्ञान है, वो औरतों का ही दिया हुआ है। दिस मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स, ये सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है। हु कैन से, कौन कह सकता है। यानी ये कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ रही होंगी, सच हो सकती हैं, बट वॉट इज़ ट्रू इन इट, लेकिन इस कहानी में जो सच है, सो इट सीम्ड टू मी, ऐसा मुझे लगा, रिव्यूइंग द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, शेक्सपियर की बहन की इस कहानी को रिव्यू करते हुए, एज आई हैड मेड इट, जैसी कि ये कहानी मैंने बनाई थी, इज़ दैट, वो ये है, एनी वुमन बॉर्न विद अ ग्रेट गिफ्ट, कि कोई भी औरत जो बहुत महान प्रतिभा के साथ पैदा हुई हो, इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, वुड सर्टेनली हैव गॉन क्रेज्ड, वो निश्चय ही पागल हो जाती, शॉट हर सेल्फ, अपने आप को मार लेती, और एंडेड हर डेज, या फिर अपने वक्त बिताती, अपने दिन बिताती, इन सम लोनली कॉटेज, किसी अकेली कोठरी में, आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर, हाफ विच, आधी चुड़ैल, हाफ विजर्ड, आधी जादूगरनी, फियर्ड, जिससे लोग डरते हों, एंड मॉक्ड एट, जिसका मजाक उड़ाते हों। फॉर इट नीड्स लिटिल स्किल इन साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की बहुत कम नॉलेज की ज़रूरत है ये जानने के लिए, टू बी श्योर, ये पक्का करने के लिए, दैट अ हाईली गिफ्टेड गर्ल, कि एक बहुत प्रतिभावान लड़की, हु हैड ट्राइड, जिसने कोशिश की हो, टू यूज़ हर गिफ्ट फॉर पोइट्री, अपनी काव्य प्रतिभा को प्रयोग करने का, वुड हैव बीन सो थ्वार्टेड एंड हिंडर्ड, उसको इस तरीके से रोका गया होगा, उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी करी गई होंगी, बाय अदर पीपल, लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा, सो टॉर्चर्ड, उसको इतना आतंकित किया गया होगा, उसको इतना, उसके ऊपर अत्याचार किए गए होंगे, एंड पुल्ड एसंडर, और उसको अलग किया गया होगा, बाय हर ओन कॉन्ट्रेरी इंस्टिंक्ट्स, उसकी खुद की विरोधाभासी क्षमताओं के द्वारा, दैट शी मस्ट हैव लॉस्ट हर हेल्थ, कि उसने अपना स्वास्थ्य खो दिया होगा, एंड सेनिटी, और अपना दिमाग खो दिया होगा, टू अ सर्टेनिटी, निश्चय ही। यानी अगर ऐसी कोई प्रतिभावान लड़की रही होगी उस वक्त, तो ज़रूर वो पागल हो गई होगी, उसने अपनी ज़िंदगी चुड़ैलों की तरह, पागलों की तरह बिताई होगी, गांव के बाहर, यानी ऐसे पागल लोगों को गांव के बाहर निकाल दिया जाता था। तो जो प्रतिभा होती है वो हमेशा अपना एक्सप्रेशन चाहती है, इस तरीके की जो प्रतिभाएं होती हैं, तो उसने अपनी प्रतिभा को एक्सप्रेस किया होगा, लोगों ने उसको पागल करार दिया होगा, उसको चुड़ैल करार दिया होगा, और ऐसे उसने अपनी ज़िंदगी बिताई होगी एकाकीपन में। नो गर्ल कुड हैव वॉक्ड टू लंदन, कोई भी लड़की लंदन तक नहीं जा सकती थी, एंड स्टूड एट अ स्टेज डोर, और ना ही वो थिएटर के स्टेज के दरवाजे पर खड़ी हो सकती थी, एंड फोर्स्ड हर वे इनटू द प्रेजेंस ऑफ एक्टर मैनेजर्स, और ना वो एक्टर और जो मैनेजर वहाँ नेता और प्रबंधक होते हैं, अभिनेता और प्रबंधक होते हैं, ना वो उनके बीच में होके अपना रास्ता बना सकती थी, विदाउट डूइंग हर सेल्फ अ वायलेंस, अपने साथ हिंसा किए बिना, एंड सफरिंग एंड एंग्विश,
और उस चिंता से, उस घबराहट से, उस पीड़ा से परेशान हुए बिना, विच मे हैव बीन इरेशनल, जो कि अतार्किक रही होगी। यानी लोग क्या क्या फवतियाँ नहीं कसते ऐसी औरतों पर जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि चेस्टिटी मे बी अ फेटिश, क्योंकि ये जो चेस्टिटी नाम की चीज़ है, पवित्रता, ये औरतों के लिए मायने रखती है, मर्दों के लिए नहीं रखती। और हमेशा से, और आज भी, क्योंकि ये जो चेस्टिटी है, पवित्रता है, मे बी अ फेटिश, या ये एक अंधी पूजा, या ये एक ऐसा विचार है जिसको माना ही जाना है। फेटिश क्या होती है? कोई एक ऐसा विचार या कोई ऐसी पूजा जिस पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते, है ना, एक ऐसा बिलीफ। तो ये जो चेस्टिटी नाम की चीज़ है, इन्वेंटेड बाय सर्टेन सोसाइटीज़, जो कि कुछ निश्चित समाजों के द्वारा उसका इन्वेंशन किया गया है, आविष्कार किया गया है, फॉर अननोन रीजंस, अज्ञात कारणों से, बट वर नॉनदलेस इनएविटेबल। लेकिन ये जो चीज़ है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये इनएविटेबल वो चीज़ें होती हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। तो आज कहते हैं कि बहुत समाज लॉजिक हो चुका है, एजुकेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है, लोग बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, उनकी सोच बहुत आधुनिक हो चुकी है, लेकिन आप ये जो सोच है कभी ख़त्म नहीं होती। आपने देखा होगा, महसूस करेंगे इस बात को कि पवित्रता औरतों की मायने रखती है, चेस्टिटी मायने रखती है। चेस्टिटी हैड देन, it has even now a religious importance in a woman's life. पवित्रता उस वक्त भी इम्पोर्टेंट थी एक औरत की ज़िंदगी में, आज भी इम्पोर्टेंट है, और जब तक पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आज सोच आधुनिक हो गई है, लोगों का सोचने का नज़रिया बदल गया है, देखने का नज़रिया बदल गया है, और आज आपको समाज में स्वीकार कर लिया जाएगा, आपके परिवार में स्वीकार कर लिया जाएगा अगर आप अपनी पवित्रता खो चुके हैं। बिल्कुल मत सोचिएगा, नहीं किया जाता। तो चेस्टिटी हैड देन, इट हैज़ इवन नाउ अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस इन अ वुमेन्स लाइफ एंड हैज सो रैप्ड इटसेल्फ राउंड विद नर्व्स एंड इंस्टिंक्ट्स, और इसने इतना लपेट लिया है अपने आप को, नर्व्स यानी जो लोगों की सोच है, जो नर्व्स होती हैं वो हमारे दिमाग तक सारे सूचनाएं पहुंचाती हैं। यानी जो हमारे सोच है वो कहाँ से कंट्रोल होती है? नर्व्स से। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी, कोई हमें टच करता है तो हमें कैसे पता चलता है? नर्व्स हमारे दिमाग को ये सूचना पहुंचाती हैं। तो नर्व्स और इंस्टिंक्ट्स वो आदतें होती हैं जो मनुष्य के अंदर होती हैं, स्वाभाविक आदतें जिनको लेकर पैदा होता है। तो इस चीज़ ने इतना अपने आप को लपेट रखा है दैट टू कट इट फ्री, कि इसको आज़ाद करना, एंड ब्रिंग इट टू द लाइट ऑफ डे, और इसको दिन की रोशनी में बाहर लाना, डिमांड्स करेज ऑफ द रेयरेस्ट, यानी बहुत ही दुर्लभ प्रकार का साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए इस सोच से आज़ाद होने का। पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेल्स में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगर आप गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपने पढ़ा हो अरुंधति रॉय का, वहाँ भी इस सवाल को उठाया गया है। बहुत फेमिनिस्ट ऑथर्स जितने भी हैं वो इस सवाल को अक्सर उठाते ही रहते हैं कि क्यों महिलाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है, पुरुषों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। लेकिन जो चीज़ है तो है ही, आप उसको नहीं नकार सकते, ना आप उस सोच से लड़ सकते हैं। लड़ेंगे तो हारना यहाँ निश्चित ही है। कुछ लोग हो सकता है आपसे सिंपैथी जताएं और कहें कि आप सही हो, लेकिन उनका भी अपना एक निहित स्वार्थ होता है। वो वास्तव में उनकी सिंपैथी आपके साथ नहीं होती, उनका अपना स्वार्थ होता है। तो सच यही है समाज का, सोच यही है समाज की। टू हैव लिव्ड अ फ्री लाइफ इन लंदन, यानी एक आज़ाद जिंदगी जीना, वो भी लंदन में,
इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, वुड हैव मेंट फॉर अ वुमन, यानी उसका मतलब होता एक औरत के लिए, हु वॉज अ पोइट एंड प्ले राइट, जो कि एक कवि भी हो और जो एक नाटककार हो, अ नर्वस स्ट्रेस एंड डायलेमा, तो उसके इतना मानसिक तनाव होता और वो ऐसे डायलेमा में होती। डायलेमा होती है किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति, जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं, विच माइट वेल हैव किल्ड हर, और वो इतने तनाव में रहती, इतने डायलेमा में होती कि वो अपने आप को मार डालती। हैड शी सर्वाइव्ड, अगर वो सर्वाइव भी कर जाती, मान लो जिंदा भी बच जाती, वॉट एवर शी हैड रिटन, तो जो कुछ भी उसने लिखा होता, वुड हैव बीन ट्विस्टेड, उसको तोड़ा मरोड़ा जाता, एंड डिफॉर्म्ड, उसको विकृत किया जाता, इश्यूइंग फ्रॉम अ स्ट्रेन्ड एंड मॉर्बिड इमेजिनेशन, और ये कहा जाता कि ये जो पैदाइश है, इश्यू माने पैदाइश होना, कि ये पैदाइश है फ्रॉम अ स्ट्रेन्ड माने तनावग्रस्त, और मॉर्बिड माने विकृत, दूषित, इमेजिनेशन कल्पना की, तो उसको बाद में इतना तोड़ा मरोड़ा जाता, विकृत किया जाता और ये साबित किया जाता कि ये एक तनावग्रस्त और दूषित कल्पना का परिणाम है, उसकी पैदाइश है। एंड अनडाउटेडली, और निस्संदेह, आई थॉट, मैंने सोचा, लुकिंग, देखते हुए, एट द शेल्फ, उस अलमारी को, किस अलमारी को, वेयर देयर आर नो प्लेज, जहाँ कोई भी नाटक नहीं है, बाय विमेन, औरतों का लिखा हुआ, यानी 16th सेंचुरी का जब हम कोई साहित्य की अलमारी देखते हैं तो वहाँ जितने भी नाटक हैं वो मर्दों के लिखे हुए हैं, औरतों के लिखे हुए नहीं हैं। तो उस अलमारी को देखते हुए मैंने सोचा, हर वर्क वुड हैव गॉन अनसाइंड, कि उसका जो काम रहा होगा उसमें हस्ताक्षर उसने नहीं किए होंगे, साइन नहीं किए होंगे, एनोनिमस तरीके से उसने लिखा होगा। दैट रिफ्यूज, यही बचाव, शी वुड हैव सॉट, उसने तलाश किया होगा, सर्टेनली, निश्चय ही, यानी अपने बचाव का उसने यही तरीका अख्तियार किया होगा कि उसने अपने लेखों पे, अपनी पोइट्री में, अपने ड्रामा में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा होगा। तो ये था निबंध, ये यहाँ समाप्त होता है, हालांकि बहुत बड़ा है, कभी वक्त मिलेगा तो मैं पूरा अपलोड करूँगी, अ रूम ऑफ वंस ओन, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही।